हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो इससे संबंधित जो नोट्स हैं और क्वेश्चन हैं हम उनको एक साथ एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नोट से संबंधित भारत का संविधान सभा और संविधान की निर्माण की प्रक्रिया। तो भारत की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वो की गई थी 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। और स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। और वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN रॉय ने दिया था, मानवेंद्रनाथ रॉय के द्वारा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर ही पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के द्वारा 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। और इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था, ये डिसाइड किया गया। और इसके तहत जो है मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो 389 निर्धारित थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें 93 देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। और ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटें 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों से के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक में से एक किया जाना था, ये डिसाइड किया गया। और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। और संविधान सभा के लिए जो चुनावों की बात करें तो पहली बार जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। और 296 सीटों यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को कितनी मिली थी? कांग्रेस को मिली थी 208 और मुस्लिम लीग को मिली थी 73 तथा छोटे समूह या फिर स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें जो है प्रदान की गई थी। अब बात करें तो देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया और 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए थे। और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी इसके लिए कोई इलेक्शन जो है नहीं होते, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट मेथड से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। यानी जिनको चुना गया था वो अप्रत्यक्ष मेथड से, डायरेक्ट नहीं चुना गया था। और प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। और 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। ये डेट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? 207, जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और उसके 2 दिन के बाद
आफ्टर 2 डेज 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। और मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि जो है शामिल थे। और भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल जो है समय लगा था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज का समय लगता है। और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है, यानी जिस दिन अपनाया गया था उसको। और इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11, जिसकी कुल अवधि जो है की बात करें तो 165 दिन थी, जिसमें से 114 दिन की बात करें तो संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये डेट नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। और साथ ही इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों के द्वारा किया गया था? 284 सदस्यों द्वारा किए गए। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, कौन? बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस दिन संविधान लागू हुआ। और भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की बात करें तो 15 थी, जिसमें उनके नाम इस प्रकार हैं। पहली विजय लक्ष्मी पंडित होगी, दूसरा राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पांचवा पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे और मालती चौधरी, दक्षियानी, वेलायुद्धन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्किरिनी तथा अंबू स्वामीनाथन। और ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो यहाँ पे हमारे नोट्स कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो किया था आपका किसने? MN रॉय के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का जो विचार MN रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो कब किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उस टाइम की बात करें 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला है हमारा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो था विलियम बूट। स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गए, ठीक है, इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस हो गए, एबी अलेक्जेंडर हो गए, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। विलियम बूट का संबंध इससे नहीं है। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल ट्रेड के, और पैंथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपी लोअर में भी पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। यानी भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष यहाँ सभापति बनाया गया। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम या फिर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो नहीं था पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा की 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी यानी शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला है हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और कारण है बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही है, परंतु कारण क्या है? गलत है, क्योंकि बंटवारा बच जाता था। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अक्टूबर 93 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेबेल वायसराय जो है तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन से संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे और जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया और बेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे और बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, लेकिन भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। और तो स्टेटमेंट यहाँ पे कथन राइट हो जाएगा और कारण इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही हैं? तो यहाँ पर राइट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी फोर्थ। वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वयस्क मताधिकार आधारित प्रणाली नहीं थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यानी संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया
अथवा संविधान सभा का जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ना कि डायरेक्ट मेथड का। और इसका निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड था। और संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का जो संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन राइट पूछा गया है यहाँ पे भी, तो सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो अलेंथ वंश क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला और फोर्थ, यानी पहला और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यानी ए और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो गलत पूछा गया है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और अगला है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई हो गया, एंग्लो इंडियंस हो गया और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा। और इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, तो बिल्कुल सी रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। और आपका अगला है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम से 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, यानी ए बी डी राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, इनडायरेक्ट मेथड से हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं किया गया था। और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, तो यहाँ पे सी इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे वो थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं IAS प्री 2013 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था, यानी डी इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, UPPCS 1993, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो कौन थे, तो परमानेंट जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं अस्थायी की बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हमारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे, तो प्रथम मनोनीत की बात कर रहा है, यहाँ पे इलेक्टेड की बात नहीं कर रहा है, नॉमिनेटेड की बात कर रहा है, तो उप सभापति तो थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी उपसभापति की बात करें यानी उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था और SC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी यानी परमानेंट उपाध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान की ठीक है स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। अगला हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी,
क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट भी आंसर भी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला हमारा संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो अधिवेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आप देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 यानी सी, यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो वो डेट है आपकी 22 जनवरी 1947। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का प्रारूप बना था। अगला हमारा, संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित जहाँ पे भी आएगा आप नेहरू राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध आपका यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यहाँ पे राइट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इसे देख लेते हैं। तो पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट की बात करेंगे, तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो यहाँ पे ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और फोर्थ है आपका, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, वहाँ पे प्रत्यक्ष मेथड लागू नहीं था, अप्रत्यक्ष होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा, फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता था, और अन्य तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल अधिवेशनों की बात करें यहाँ पे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान उसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 165 डेज हुए थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और इस प्रकार निकटतम उत्तर सही क्या होगा, सी होगा यहाँ पे। अगला हमारा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो अंतिम बैठक जो थी आपकी 24 जनवरी 1950 ही थी, उसके 2 दिन के बाद संविधान लागू होता है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कराए, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इससे 4 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके, तो इसे मिलान कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे एस.सी. मुखर्जी, और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे के.एम. मुंशी, जो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा के द्वारा नामित किया गया था, यानी नॉमिनेट किया गया था, ना कि इलेक्टेड। और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी यानी परमानेंट उपाध्यक्ष थे। अगला हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात करें तो संवैधानिक सलाहकार जो थे आपके, वो थे बी.एन. राव।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी VN राव को संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो पहला प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किया गया था BN राव के ही द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और BN राव के मूल प्रारूप में 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स थी, यानी 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। किसके प्रारूप में? BN राव, बेनेगल राव के प्रारूप में। अगला हमारा, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ होता है? तो तृतीय वाचन की बात करेंगे तो इसमें राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ था वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प राइट नहीं है, इसलिए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था यानी अपनाया गया था। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित यानी आत्मार्पित किया था, और संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो थी वो थी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। और इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की जो तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं, यानी इस दिन संविधान फोर्स में आया था यानी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो स्वीकृत करने की बात करें तो स्वीकृत भी 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। एक्सेप्ट की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप किस तरीके से घुमा के पूछा गया है। तो अपनाने की बात भी यह है 26 नवंबर 1949 ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। MPPCS प्री और MPPCS प्री 2010 और 1998 में दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अब यहाँ पे लागू की बात कर रहे हैं यानी फोर्स में कब आया था? तो वो आया था आपका 26 जनवरी 1950। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। UPPCS प्री 1990। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहली बार 1930 में मनाया था, इसीलिए इस दिन को चूज किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को, यानी जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ यानी फोर्स में आया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो अपनाने की बात यहाँ पे की गई थी संवैधानिक सभा के द्वारा, यानी
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया यानी अंगीकृत किया गया यानी अधिनियमित किया गया। अगला है हमारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो अंगीकृत एवं अधिनियमित जो है 26 नवंबर 1949 को सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015 दोनों साल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बम्बई प्रेसिडेंसी से। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आईएएस प्री 1996 में पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। पहले कहाँ से हुए थे? बंगाल से। लेकिन बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे और पुणे सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अविष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अतः वह क्षेत्र क्या होता है? पाकिस्तान में चले जाता है और अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। तो राइट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका मुंबई होगा। अगला है हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु की कब हुई थी? तो जन्म और मृत्यु पूछी गई है और ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जन्म की बात करेंगे तो हुई थी 1891 में और मृत्यु की बात करेंगे तो 1956। यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, तो देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला है हमारा फिर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं और दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं और तो इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला हमारा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो कही थी, किसने कही थी? वो थी मौलाना आज़ाद के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो भंग करने की बात की थी आपकी महात्मा गांधी के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये महात्मा गांधी के विचार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए थे। अगला हमारा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन है। तो यह स्टेटमेंट जो दिया गया था, ये दिया गया था आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम यानी कम करने का प्रयास किया है। अगला हमारा, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेस को भारत मानने वाले थे आपके ग्रेनविले ऑस्टिन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ऑस्टिन, यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ग्रेनविले ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो महिला सदस्यों की बात करेंगे तो 15, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 यानी 15 थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।